नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ रवि भी हैं इस शो में। और देखिए, एक बहुत बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई आ रही है। टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखें। पीएफआई की 2047 वाली साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के निशाने पर हिंदूवादी नेता और आरएसएस से जुड़े लोग थे। पीएफआई ने आरएसएस के लोगों को ट्रैकिंग के लिए कैडर को प्रशिक्षित किया। आरएसएस के लोगों की ट्रैकिंग, उनका पीछा, उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए अपने कैडर को ट्रेनिंग दी। पीएफआई के दस्तावेज में आरएसएस के लोगों का डेटाबेस तैयार करने का जिक्र किया गया है। पीएफआई ने इसके लिए एक अलग विंग तैयार किया था। तो देखिए, पीएफआई नाम का यह संगठन कैसे लगातार एक के बाद एक बड़ी साजिशों से जुड़ता जा रहा है। इसका नाम एक के बाद एक बड़े विवादों से इसका नाम जुड़ता जा रहा है। ये एक बार फिर सामने आता हुआ आरएसएस और हिंदूवादी नेता इस संगठन के निशाने पर थे। और कुछ जानकारी इससे बारे में जुड़ रही है, सीधे जानते हैं। इसके लिए चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल गौरव, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उससे यह साफ पता चलता है कि एक बड़ी लंबी चौड़ी योजना थी, लंबे समय तक की योजना थी। आइए अब आपको विस्तार से हम बताते हैं कि पीएफआई के दस्तावेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर क्या क्या जहरीली बातें कही गई। जल्दी से बिग वॉल के जरिए समझे। पीएफआई के टारगेट पर आरएसएस 2047 के जहरीले एजेंडे में पीएफआई के सीधे टारगेट पर हिंदुत्व के चेहरे थे। वो तमाम लोग जो इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए थे। दस्तावेज में आरएसएस के लीडर्स और लोकेशन पर नजर रखने की हिदायत दी गई थी, यानी कि टारगेट पर वो लीडर्स और उनके लोकेशंस। इंफॉर्मेशन विंग को हिंदूवादी नेताओं के डेटाबेस पर भी नजर रखने की सलाह दी गई थी, उनको ट्रैक करने की सलाह दी गई थी और मुस्लिमों के खिलाफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने से बचाव में मदद मिलने की भी बात की गई थी। इस जो डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो प्रमाण मिले हैं इस बात के और फाइनल लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आरएसएस के नेताओं के खिलाफ खास प्लानिंग थी। ये खास प्लानिंग क्या थी उस पर भी इसमें बहुत कुछ बताया गया। अब हम आपको बताते हैं कि पीएफआई का 2047 का प्लान कितना खतरनाक है। उसके दस्तावेजों में क्या लिखा गया है, इस प्लान के बारे में 2047 का ये प्लान है क्या, तो भारत के अंदर हाशिए पर डाला जा रहा है। ये वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जैसा उस व्यवहार हो रहा है, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। हिंदुत्ववादी ताकतें मुस्लिमों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। सत्ता की ताकत मुस्लिमों के पास होगी अगर हम इस प्लान के तहत काम करेंगे, यानी 2047 का जो एजेंडा है उसके तहत आगे बढ़ते हैं तो इस्लामिक सरकार बनाने का टारगेट लक्ष्य 2047 तक, इसको भी उसमें मेंशन किया गया। और इस्लामिक रूल का मुगालता क्या है, क्या कहा गया, हमारे सारे संगठन ज्यादा से ज्यादा सदस्य बढ़ाएं और इस तरीके से हम एक इस्लामिक राज का गोल्डन एरा वापस लाएंगे। ताकत दिखाने के लिए सेलेक्टिव हिंसा का सहारा लेने का भी जिक्र है, यानी कि वायलेंस के जरिए यह चेंज लाने का प्लान था और विरोधियों को दहशत में डालना होगा। इसके लिए भी कई सारे तरीके उसमें सुझाए गए हैं। रुपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुपेश, एक बात तो बहुत साफ है कि आहिस्ता आहिस्ता इस नेटवर्क के जरिए पूरे इंडिया में एक अस्थिरता फैलाने की कोशिश थी, यानी कि लोगों को आपस में बांटना और फिर टूटे हुए समुदायों को एक एक करके टारगेट करना। बड़ा लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था। ऐसी प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता की जा रही थी, लेकिन बड़ी मजबूत प्लानिंग नजर आ रही थी। जी हाँ, और ये प्लानिंग इतनी मजबूत है और इस तरीके से की गई है जिसको पढ़कर, देखकर, समझकर ये लगता है, और एक शब्द में अगर कहें तो दे आर एट वॉर। वॉर जो एक स्थिति है, उस स्थिति में अपने आप को, उस मानसिक स्थिति में पीएफआई ने अपने और अपने सदस्यों को पहुंचा दिया था। और पूरा एक स्टेज, जिसे हम मिशन 2047 कह रहे हैं, उसके लिए एक एक स्टेज तय कर रखा था। पहले स्टेज में क्या करना है और आखिरी जो स्टेज है जिसे वो फाइनल शो डाउन कर रहे हैं, उस फाइनल शो डाउन में लेकिन उनको पता है कि उनकी राह में कौन-कौन रोड़ा हो सकता है। रुपेश, क्योंकि कल से ये लगातार बड़ा खुलासा पूरे देश को हिलाए हुए है। दो सवाल, हिंदूवादी नेता और आरएसएस नेता इस संगठन के निशाने पर थे, तो कोई बड़ा नाम सामने है? और दूसरा, क्योंकि गिरफ्तारियां जिस तरह से लगता है कि एक संगठन जिसने बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश किया, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं आने वाले कुछ दिनों में? कोई और लोग हैं जिनका अभी ये जो अपनी पुलिस की एजेंसीज हैं, जो पुलिस है या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, गुप्तचर जो एजेंसियां हैं, वो उसके लिए खंगाल रही हो?
देखिए, सिर्फ उनका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका एग्जीक्यूशन, जो पुट इन टू एक्शन जिसको कहते हैं, वो एक्शन में थे। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आरएसएस और हिंदूवादी नेता और आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, उनका पूरा डाटाबेस तैयार करना है। वो कौन हैं, कहाँ उनका घर कहाँ है, परिवार कौन है, कहाँ ऑफिस है, कहाँ काम करते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी हिंदूवादी नेता या आरएसएस से जुड़े हुए इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री 12 जुलाई को पटना में थे और पटना में आने के ठीक एक रात पहले 2 लोगों की गिरफ्तारी प्राइम होती है। मिनिस्टर के और विजिट पुलिस ने के समय ऐसी बातों का सामने आना, वो भी वहां जहां प्रधानमंत्री का विजिट था, ऐसे में गंभीर सवाल पैदा करता है। रुपेश, हम लौटेंगे आपके पास और देखिए, पीएफआई की साजिश को लेकर एक के बाद एक ये सारी बातें सामने आ रही हैं। हम जरा इसको समझे कि आखिर जो ये पूरा का पूरा जो मॉडल बताया गया है, यानी कि जो इस्लामिक राष्ट्र की संकल्पना, पीएफआई का जो मंसूबा है जिसकी हम बात करें कि मुस्लिम स्टेट क्रिएट करने का जो सपना था, उस जहरीले डॉक्यूमेंट में उस सपने को साकार करने के दस्तावेजों में क्या लिखा हुआ था? बड़ी बात हम बता रहे हैं, आरएसएस और ऐसे दूसरे संगठनों की वजह से पीएफआई के लिए ये मौका है, ये उसमें मेंशन किया गया है। सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच भरोसा खत्म हो चुका है, इस बात को भी इंडिकेट किया गया है। और मुस्लिमों के साथ हुई ज्यादतियां उन्हें याद दिलाती रहनी होंगी, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भड़काने के लिए, उसके अंदर अविश्वास पैदा करने के लिए बाबरी से लेकर दंगे और लिंचिंग की घटनाओं को याद दिलाते रहना होगा, यानी इनको रिमाइंड करना होगा, उनके दिमाग में जहर भरना होगा। मुस्लिमों को समझाना होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है, यानी कि एक काउंटर नैरेटिव भी, यानी कि एक टारगेट इस्लामिक नेशन बनाने का, दूसरी तरफ एक डर भी बैठाने का। पूरे मुस्लिम समुदाय को इस्लाम के वैभव के लिए एकजुट करना ही टारगेट था। यह डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, लिखा गया है। सवाल यही है कि वाकई में इस संगठन का इस्तेमाल पूरे देश में आग लगाने के लिए किया जा रहा था? गौरव, बिल्कुल, तो ये जहरीला डॉक्यूमेंट में जो दर्ज बातें हैं, ये बहुत बड़ी साजिशों की ओर इशारा करती हैं और ऐसा लगता है जैसा कि रुपेश कह रहे हैं, वो एक वॉर छेड़ने जा रहे थे। पीएफआई की साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एनआईए और बिहार पुलिस को 26 और संदिग्धों की तलाश है। देखिए, यही अभी हम बात कर रहे थे रुपेश से। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तीनों को जेल भेजा गया है और 26 और संदिग्ध हैं जिनकी तलाश में है अभी खुफिया एजेंसियां, क्योंकि इन 26 संदिग्धों के बारे में यही जानकारी है कि ये लोग भी पीएफआई के इशारे पर कुछ इसी साजिश में शामिल हो सकते हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, 26 और संदिग्ध, क्या ये सभी लोग भी इसी तरह की साजिशों में शामिल हैं, इसी तरह की ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं? क्या इसी तरह का वो भी डॉक्यूमेंट तैयार करके लोगों का ब्रेन वॉश करने में जुटे हुए हैं? देखिए गौरव, सबसे पहली बात है और महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, उस एफआईआर में जो पहली लाइन है, उसमें जिस पहली बात की जिक्र की गई है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अपने एफआईआर में दर्ज किया है गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 जुलाई के प्रस्तावित दौरे में गड़बड़ी फैलाने की आशंका के मद्देनजर जांच शुरू हुई और उस जांच में जब जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी और टीमें बनानी पड़ी और लोगों को बड़ी साजिश का यह खुलासा हुआ, तब जाकर इस मिशन का खुलासा हुआ, मिशन में कौन लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहली लाइन प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ लिखा हुआ था और उसी में जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले जलालुद्दीन जो झारखंड के सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड, मोहम्मद अतहर, और उसके बाद से अरमान मल्लिक की गिरफ्तारी हुई। अरमान मल्लिक की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ के आधार पर भी कई अन्य लोगों की जांच चल रही है, लेकिन उस एफआईआर में 26 लोगों का नाम दर्ज है, जो मोहम्मद अतहर और मोहम्मद जलालुद्दीन जो हैं, इन दोनों से पूछताछ के बाद उनका नाम, पता, और वो ज़्यादातर लोग जो बिहार के जो माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किशनगंज, अररिया से लेकर के दरभंगा तक, उन जिलों से ही जुड़े हुए हैं। मुझे जल्दी से एक जानकारी और दे दीजिए, मुझे चीन और पाकिस्तान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बतानी है। क्या पुलिस की अभी तक की जांच में या अभी तक पुलिस ने कोई इंडिकेशन दिया कि किसी दूसरे आतंकी संगठन या दुश्मन देश का हाथ भी इस साजिश में हो सकता है? देखिए, कई अन्य संगठन हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोग हैं वो सब सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अंडर द गाइज ऑफ अनदर एक पीएफआई और एसडीपीआई नाम का एक संगठन बनाया, कुछ एक एनजीओ का भी गठन किया है और उसकी आड़ में इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। तेलंगाना से भी ऐसे ठीक है रुपेश, आप इस पूरे मामले की अपडेट लेते रहिए, हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। देश के लिए के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है बिहार की पुलिस ने
और इसको लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार जानकारी आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।